नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएस विद श्याम में। मध्य प्रदेश महासंग्राम की श्रृंखला में हमने अभी तक 190 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की थी, वन लाइनर फैक्ट को देखे थे। 190 से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जीएस विद श्याम को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज बात करते हैं 190 से आगे की, जहाँ तक हो गया था। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 191, नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है ना। जो नगरीय निकायों के चुनाव किए जाते हैं वहाँ महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो वो है अपना मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। फिर है विश्व विरासत स्थल खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है। जो खजुराहो है तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है ना। 1986 में विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया जा चुका है। फिर है जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आपके चंदेरी यानी अशोकनगर में जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रंगमंच कलाकारों के नाम बताइए। अगर ये 3 मार्कर में भी क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार हैं, तो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रंगमंच कलाकारों में है आपका बंसी कौल, हबीब तनवीर और सत्यदेव दुबे। इनका नाम प्रमुख रूप से रंगमंच कलाकारों के लिए याद किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में रंगमंच परंपरा शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है ना। जो अभी हमने बताया बंसी कौल, आहनवीर और उनका, तो ये पूछ रहा है कि अब रंगमंच की जो परंपरा है इसको शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय को रंगमंच परंपरा शुरुआत करने का श्रेय जाता है। फिर है गम्मत नाट्य परंपरा मध्य प्रदेश के किस अंचल में प्रचलित है, तो जो गम्मत है या काठी है तो ये मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में प्रचलित है मुख्य रूप से। आगे देखते हैं, स्वांग लोक नाट्य किस आदिवासी समाज द्वारा किया जाता है। किस आदिवासी समाज द्वारा किया जाता है, तो जो खाम स्वांग लोकनाट्य है ये कोरकू आदिवासियों द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष कलाकार स्त्री के वेश में विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करते हैं। ठीक है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तो तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। आगे बढ़ते हैं, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, तो तानसेन का जन्म ग्वालियर जिले के बेहट ग्राम में 506 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तानसेन ने संगीत शिक्षा किससे ग्रहण की थी, तो तानसेन ने संगीत की आरंभिक शिक्षा स्वामी हरदास से ली। इसके बाद वह रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में शामिल होते। यानी जब तानसेन अकबर के दरबार में भी गए थे तो उस समय अकबर का जो समकालीन रीवा का राजा था तो कौन था, रीवा के राजा रामचंद्र थे। तानसेन का देहांत कहाँ हुआ था, तो तानसेन का देहांत आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तानसेन की इच्छा अनुसार उनका मकबरा सूफी संत मोहम्मद गौस की ग्वालियर स्थित समाधि के बगल में बनवाया गया है। ठीक है, सूफी संत मोहम्मद गौस ग्वालियर समाधि के बगल में ही बनवाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान का जन्म कहाँ हुआ था, तो सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान का जन्म त्रिपुरा में 881 में हुआ था। इन्होंने सरोद वादन की आरंभिक शिक्षा उस्ताद अली अहमद खान तथा उस्ताद बाजीर से प्राप्त की थी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर है उस्ताद अलाउद्दीन खां मध्य प्रदेश में किस महाराजा के दरबार में रहे, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां अपने बाद के वर्षों में मध्य प्रदेश में मैहर के महाराजा बृजनाथ सिंह के दरबार में रहे और यहीं पे बस गए है ना। उस्ताद अलाउद्दीन खां मैहर के महाराजा कौन थे? बृजनाथ सिंह। इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे क्वेश्चन हाल ही में मिलते नहीं है। तो मैहर के महाराजा उस्ताद अलाउद्दीन खां जिसके दरबार में थे तो वो थे बृजनाथ सिंह। उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह उस्ताद अलाउद्दीन खान की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह आयोजित किया जाता है। फिर है संगीतक कृष्णराव पंडित का जन्म कहाँ हुआ था,
संगीतज्ञ कृष्णराव पंडित का जन्म 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। इनके गुरु का नाम मोहम्मद निसार हुसैन था। संगीत की बोलतान शैली में कृष्णराव पंडित को विशेष योग्यता भी प्राप्त थी। आगे बढ़ते हैं। निर्गुणिया गायन शैली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में की जाती है ना। जो निर्गुणिया गायन शैली है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में की जाती है, तो निर्गुणिया गायन शैली मध्य प्रदेश के निर्माण और मालवा क्षेत्र में भी प्रचलित है। निर्गुणिया गायन शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो निर्गुणिया गायन शैली की शुरुआत संत सिंगा जी के द्वारा की गई है ना। निर्गुणिया भजन है, ये संत सिंगा जी के द्वारा शुरू किया गया। फिर है भरथरी क्या है, तो भरथरी नागपंथ के लोगों द्वारा गाए जाने वाला गीत है और ये कहाँ प्रचलित है, तो भरथरी मालवांचल में प्रचलित है, यानी मालवा अंचल में प्रचलित है। ठीक है। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध आला गायन में किसकी वीरता का वर्णन है, तो बुंदेलखंड के प्रसिद्ध आला गायन में आल्हा एवं उदल की वीरता का वर्णन है। ठीक है। फिर पांडवानी गायन शैली में किसकी कथा का वर्णन किया जाता है, तो बघेलखंड की पांडवानी गायन शैली में पांडवों की कथा का वर्णन किया जाता है। तीजनबाई तथा झाड़ू राम देवांगन इस गायन शैली से संबंधित कलाकार हैं। ठीक है। ये रहा इनसे इम्पोर्टेंट तथ्य। आगे बढ़ते हैं। राजनीति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में से संबंधित है, तो राजनीति बुंदेलखंड क्षेत्र में विवाह, पुत्र जन्म आदि के अवसर पर किया जाता है। राजनीति का आयोजन समाज की प्रतिष्ठा का भी विषय होता है। कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, कालिदास की प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संगमम, मेघदूत और ऋतुसंहार है ना। इनमें 2 खंड काव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं और 3 इनके नाटक हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था, तो छायावाद के थे। कवि गजानन माधव मुक्त का छायावादी थे। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था, श्योपुर जिले में 1917 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, एक साहित्यिक डायरी, कामायनी एक पुनर्विचार। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है, तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। फिर आगे बढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म स्थान कहाँ है, तो हरिशंकर परसाई जन्म मध्य प्रदेश के इटारसी के नज़दीक स्थित जमानी नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बोलती रेखाएं, एक लड़की 5 दीवाने, तट की खोज, ज्वाला और बल, निठल्ले की डायरी है ना। मतलब बोलती रेखाएं और तट की खोज जो है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। खजुराहो में कौन से प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं, तो खजुराहो में प्रमुख मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। ये कहाँ है, ये सब खजुराहो में है। जबलपुर को किस और नाम से जाना जाता है ना। ये जो कलचुरी वंश की राजधानी थी, तो जबलपुर को त्रिपुरी के नाम से जाना जाता है और यह कलचुरी वंश की राजधानी रहा। भारत का पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ आयोजित हुआ, तो भारत का पहला झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर से ही आरंभ हुआ। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है, तो जबलपुर को ही मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा जाता है। साथ ही इसे संगमरमर की नगरी भी कहा जाता है। फिर है मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित है, तो ये भी जबलपुर में स्थापित है। कहाँ है, जबलपुर में। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो ये भी जबलपुर में स्थापित किया गया। भरहुत स्तूप से क्या अवशेष प्राप्त हुए, तो भरहुत स्तूप सतना जिले में है ना। यहाँ अशोक के स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। मध्य प्रदेश में मैग्नीज नगरी किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश में बालाघाट को मैग्नीज नगरी कहा जाता है और बालाघाट जिले की भारवेली में मैग्नीज की खदान स्थित है, इसलिए इसे मैग्नीज की नगरी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में तांबा नगरी किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में बालाघाट को ही तांबा नगरी कहा जाता है, क्योंकि बालाघाट में तांबे के लिए मलाज खंड, भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक स्थल है, मलाज खंड को तांबा नगरी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, सन 1946 में मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय सागर में स्थापित किया गया और 1983 में ही आगे चलकर उसका नाम हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा सन 2008 में मिला। 3 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, तो जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है, सागर में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य है। ठीक है, नौरादेही अभ्यारण्य सागर। विदिशा को किन अन्य नाम से जाना जाता है, तो मुगल काल में विदिशा को आलमगीरपुर कहा जाता था।
1992 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका नाम विदिशा कर दिया गया। प्राचीन काल में विदिशा को बेसनगर, भेलसा या महाबलिस्तान कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है कि विदिशा को बेसनगर, भेलसा या महाबलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो उदयगिरी की गुफाएं गुप्तकालीन गुफाएं हैं। इन गुफाओं के द्वार पर विष्णु भगवान की बराह अवतार की प्रतिमा है। यहाँ वीर सेन साव का भी अभिलेख है। और ये सब कहाँ है? ये सब है आपके विदिशा में, है ना। उदयगिरी गुफा कहाँ है? विदिशा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आपने 207 क्वेश्चन, है ना। शायद 10 क्वेश्चन यहाँ एडिट नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश, तो 221 नंबर से आगे की श्रृंखला स्टार्ट रहेगी, है ना। तो अपने आज के टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं। ये 226 के बाद जो 227 का ऑप्शन था, यहाँ 207 कर दिया गया, फिर 221 से फिर क्वेश्चन को ले लिया गया, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 221 से अपन चालू कर देंगे, पर 226 तक आज समथिंग क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना। तो 36 37 के आसपास अपन आज के क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और कल फिर से थोड़ा पीछे से भी 221 नंबर से स्टार्ट कर देंगे, है ना। वैसे 227 से स्टार्ट करना था, पर 221 से स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए यहीं तक। अगर हमारा YouTube चैनल आपको पसंद आ रहा है तो GS विद श्याम को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा साझा करने की कोशिश करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।